अभी तक हमने जो किया था वो हमने रॉक्स को खत्म किया आपने। ठीक है, रॉक्स को हम खत्म कर चुके हैं। अब हम रॉक्स को खत्म करने के बाद आगे चल रहे हैं, और उसके बाद हम जियोमॉर्फोलॉजी में जो अगला टॉपिक हमारा पास आ रहा है उसको हम कहते हैं अर्थ की मूवमेंट्स। ठीक है, कि अर्थ की मूवमेंट्स हमारी कैसी कैसी होती हैं, उसको कहीं ना कहीं हम देखने की अब कोशिश कर रहे हैं। अब अर्थ की मूवमेंट्स के अंदर हमने रॉक्स मतलब मूवमेंट की अगर मैं बात करता हूं, तो अर्थ इज अंडरगोइंग डीफॉर्मेशंस। ठीक है, ऑन अ ग्रेजुअल सटल मैनर कंटिन्यूअसली। दीज, और ये किसकी वजह से हो रही है? इधर दे कुड बी अ रेडियो एक्टिव डीके, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, और फोर्सेस जनरेटेड बाय रोटेशन ऑफ अर्थ, climatic factors like winds, precipitation, etc. The forces which affect the crust of the earth are divided into two broad categories. तो अर्थ की जो फोर्सेज है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। किन दो कैटेगरीज में? इधर इट कुड बी एंडोजेनेटिक या एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, और इट कुड बी एक्सोजेनेटिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो हमारे पास दो फोर्सेस आती है, पहली एंड दूसरी फोर्स जो आती है हमारे पास, ये तो एंडोजेनिक फोर्सेस एज वेल एज द एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब यहां पर अगर हम देखें तो अर्थ मूवमेंट्स को, जो मैंने अभी भी आपसे बात की, पूरे के पूरे इसको याद रखिएगा। ये जो आपको मैप दिख रहा है, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास आ गया अर्थ मूवमेंट। ठीक है, ये जो अर्थ मूवमेंट है ये डिवाइड होता है इधर इनटू एंडोजेनेटिक जेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक का मतलब ये हुआ कि यार वो धरती के अंदर होंगी। एक्सोजेनिक के अंदर, एक्सोजेनिक का मतलब ये हुआ कि वो धरती के बाहर होंगी। अब सबसे पहले हम एंडोजेनिक फोर्सेस की बात करते हैं। ये एंडोजेनिक फोर्सेस जो है फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड हो जाती हैं। इधर इट कुड बी डायास्ट्रोफिज्म और सडन मूवमेंट। ठीक है, डायस्ट्रॉफिज्म को भी अगर मैं और आगे लेके चलूं तो उसकी वजह से क्या होता है, स्लो टाइप की मूवमेंट्स रहती है ज्यादातर, अमूमन ये। तो इट कुड बी अ कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग मूवमेंट, और इट कुड बी अ माउंटेन फॉर्मिंग मूवमेंट। ठीक है, या फिर नए कॉन्टिनेंट्स बनेंगे, या फिर प्लेट्स आपस में टकराएंगी एंड देयर कुड बी अ माउंटेन फॉर्मेशन। तो ये माउंटेन फॉर्मेशन कैसे होती है? जब कभी भी कंप्रेशन होगा, यानी एक प्लेट ऐसे है एक प्लेट ऐसे है, दोनों का फोर्स ऐसे लग गया, जैसे ही दोनों का फोर्स आपस में ऐसे लगा तो ये जो पार्ट है ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं टेंसेशनल या फिर कंप्रेशनल फोर्स। कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग वाली जो होती है, इधर इट कुड बी अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, तो ये जो फोर्स है आपके पास, माउंटेन फॉर्मिंग फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स रहती है। और ये कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग फोर्स जो रहती है ये आपके पास ये ऐसी या फिर ऐसी रहेगी। ठीक है, ये तो होगी हमारे पास एंडोजेनेटिक फोर्सेस यानी धरती के अंदर की। ठीक है, इसके वो हमने डिवाइड कर दिया डायस्ट्रॉफिज्म में या सडन मूवमेंट्स में। सडन मूवमेंट्स में जो हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं वो आते हैं, एक आता है हमारे पास अर्थक्वेक, और दूसरा ऑप्शन जो आता है हमारे पास उसको हम कहते हैं एज अ वॉल्केनोस। तो हमारे पास दो ऑप्शंस आ गई, अर्थक्वेक्स एज वेल एज वॉल्केनोस। वेयर एज अगर मैं बात करता हूं एंडोजेनेटिक फोर्सेस की, तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस में हमारे पास आता है इधर इट कुड बी वेदरिंग, यानी ब्रेकिंग अप ऑफ अ लार्जर रॉक इनटू अ स्मॉलर रॉक, और इट कुड बी इरोजनल, जिसके अंदर हम इरोजनल एंड डेपोजिशनल फीचर्स को पढ़ते हैं, एयर विंड वगैरह। ठीक है, तो वो हमारे पास दो टाइप की फोर्सेज आ जाती है, इधर इट कुड बी अ एंडोजेनेटिक फोर्सेज, और इधर इट कुड बी अ एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। उसके बाद वही एंडोजेनेटिक फोर्सेस वो होंगी जो धरती के अंदर वाली फोर्सेस होंगी, उन फोर्सेस को हम कहते हैं एज एंडोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है, जो धरती के बाहर वाली फोर्सेस होती है उन फोर्सेस को हम कहते हैं एज एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक फोर्सेस are like volcanic eruptions, earthquakes that give rise to the several vertical irregularities. Exogenetic forces, seaways, erosional depositional features, glaciers, underground water, wind that move with these irregularities and processes of erosion. ठीक है, बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी एंडोजेनेटिक फोर्सेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू। अब ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस जो है इसको फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं, यानी डायस्ट्रोफिक यानी फोर्स इसमें स्लोली एंड स्टडी स्टडी लगेगी, या सडन फोर्सेस। सडन फोर्सेस में हमारे पास आते हैं अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, और दूसरा आ जाता है हमारे पास वॉल्केनो। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं, इंक्लूड बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स व्हिच आर नोन एज फर्दर दिस एंड दिस, यानी एपिरोजेनिक और ओरोजेनिक। ठीक है, एपिरोजेनिक मूवमेंट आते हैं कॉन्टिनेंट मूवमेंट। ठीक है, ओरोजेनिक मूवमेंट आते हैं माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स। ठीक है,
Vertical movements are of two types, upward movement or downward movement. Upward movement cause emergence of continents for a part of it. Example is emergence of coastal areas. ठीक है. Downward movement causes subsidence or the submergence. Submerged forests or the Prince Dock area of Mumbai is an example of submergence. और अगर मैं ओरोजेनेटिक फोर्सेस की मैं बात करता हूं, these are derived from two words, oros which means mountain and genesis means formation. ठीक है. हॉरिजॉन्टल फोर्सेज आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, कंप्रेशनल फोर्सेज और टेंसेशनल फोर्सेज. कंप्रेशन फोर्सेज मतलब जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी कि दोनों साइड से कंप्रेशन हुआ और कंप्रेशन होने की वजह से जो फॉर्मेशन बनी वो बनी. ड्यू टू द कंप्रेशनल फोर्सेज द रॉक स्ट्रेटा गेट्स फोल्डेड. ठीक है. अपफोल्ड रॉक बेड्स आर कॉल्ड एंटीक्लाइंस एंड डाउनफोर्ड आर कॉल्ड एज सिनक्लाइन. यानी हमारे पास कुछ ऐसे, अगर हम देखें कुछ ऐसे करके हमारे पास चीज बनेगी जो ऊपर की तरफ उठी हुई चीज है, इसको हम कहेंगे एंटीक्लाइन. और ये जो नीचे वाली चीज है यहां पर, इसको कहेंगे हम एज एन सिनक्लाइन. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम इन्हीं फोल्ड्स की बात करें, इन्हीं फोर्सेस की बात करें, तो यहां से ये जो मैंने आपको अभी भी समझाया कि यहां से जैसे ही जमीन ऊपर की तरफ उठेगी तो यहां पर जो बनेगा आपका पहाड़ जैसा बन रहा है, इसको हम कहते हैं एंटीक्लाइन. और ये नीचे जो वैली जैसी बन रही है, इसको हम कहेंगे सिनक्लाइन. The folds are wave-like bends formed in the crustal rocks by tangential compressional forces, and these forces are result of the horizontal movement. ठीक है. उसके बाद आगे चलें अगर हम, तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो फोल्ड्स होते हैं, इनकी भी हमारे पास टाइप आ जाती है. इनकी टाइप जो आती है हमारे पास, वो टाइप कैसे आ जाती है? असिमेट्रिकल टाइप आ जाती है हमारे पास. असिमेट्रिकल मतलब अगर हम सबसे पहले यहां पर देखें तो यार यहां पर हमें एक सिमिट्री से सी दिख रही है. यानी ये एक है, ये एक है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल यहां पर अलग है, यहां पर अलग है, तो हम उसको कह देते हैं एज एन असिमेट्रिकल. ठीक है. रिकम्बेंट, ये हमारे पास एक एक फोल्ड के ऊपर दूसरा दूसरा फोल्ड चढ़ जाता है. ठीक है. ठीक है, उसको कहते हैं हम री इनकम्बेंट. ठीक है. उसके बाद अगला आ जाओ. ये अगर कोई फोल्ड ऐसा बन गया तो उसको हम कहते हैं ओवर टर्न्ड फोल्ड. ठीक है. और उसके बाद आइसो क्लिनिकल फोल्ड और मोनोक्लिनिकल फोल्ड, इसको हम देखेंगे. तो हमारे पास सबसे पहले आ गया सिमेट्रिकल फोल्ड और असिमेट्रिकल फोल्ड. सिमेट्रिकल फोल्ड वो वाले फोल्ड होंगे जो सिमेट्री में बनेंगे, बिल्कुल ऐसे. ठीक है. असिमेट्रिकल फोल्ड ऐसे होंगे कि एक ऐसे और दूसरा ऐसे, बिल्कुल जिनकी सिमेट्री नहीं होगी, उसको हम कहेंगे असिमेट्रिकल फोल्ड. तो अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर जो हमारे पास फोल्ड बना हुआ है, दैट इज, ये एक्सिस प्लेन है. यहां पर जो हमारे पास फोल्ड बना है, ये सिमेट्रिकल फोल्ड है. अब यहां पर अगर आप देखोगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है टोटली डिफरेंट है. वी कॉल इट एज असिमेट्रिकल फोल्ड. उसके बाद यहां पर ये जो फोल्ड है, धरती का फोल्ड, अगर यहां से भी कंप्रेशनल फोर्स लग रही है तो ये जो है ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा. तो जैसे ही ये इसके ऊपर चढ़ेगा तो ये वाला एंगल कुछ और है और ये वाला एंगल कुछ और है, तो उसको हम कहेंगे एज अ ओवर फोल्ड. और फाइनली जो इसके ऊपर ऐसे करके चढ़ ही जाएगा बिल्कुल, उसको हम कहते हैं एज अ रिकम्बेंट फोल्ड. तो याद रखिएगा, वी हैव अ सिमेट्रिकल फोल्ड, वी हैव अ सिमेट्रिकल फोल्ड, वी हैव ओवर फोल्ड एंड वी हैव रिकम्बेंट फोल्ड. तो इसी को अगर हम आगे देखें, मोनोक्लिनिकल फोल्ड, दीज फोल्ड आर विच वन लिम्ब इंक्लाइंस मॉडरेटली विद regular slope while the other limb inclines steeply at right angle and the slope is almost vertical. Second आ जाओ, isoclinical fold. These folds are formed when the compressive forces are so strong that both the limbs of the fold become parallel but not horizontal. We call it as a isoclinical fold. Recumbent fold. These folds are formed when the compressive forces are so strong that both the limbs are folded and become parallel. तो वो हमारे पास आ गया ये. इन्हीं के आगे हमारे पास कैटेगरीज है, बट वी नीड नॉट टू गो इनटू दिस डिटेल्स. जो हमने ये वाला कर रहे हैं, इसी को हमें समझना है. ये फिर से हम इसको देखें. दिस इज एंटीक्लाइन, दिस इज सिंक्लाइन, दिस इज असिमेट्रिक फोल्ड. ये ऊपर चढ़ गया तो इसको हम कहते हैं ओवरफोल्ड. ये ऊपर एकदम ऐसे करके सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गया, इसको हम कहते हैं रिकम्बेंट फोल्ड.
और उसके बाद अगर ये टूट जाता है ऐसे और ये और आगे शिफ्ट हो जाता है, वी कॉल इट एज अ नेपी. When the compressive force becomes so acute that it crosses the limit of elasticities, the rock bed, the limbs of the fold are so acutely folded that they break the axis of the fold and the lower rock beds. Thus results in the resultant structure becomes reversal of this. ठीक है, तो ये आता है compression and tension. The earth crust bends, folding occurs, फोल्डिंग अकर्स, बट व्हेन क्रैक्स फॉल्टिंग टेक प्लेस. तो हमारे पास या फोल्ड होगा शुरू में, जैसे ही फोल्ड के ऊपर ज्यादा प्रेशर बनेगा तो हमारे पास फॉल्ट आ जाएगा. द फॉल्टेड एजेस आर वेरी स्ट्रीप. एग्जाम्पल, दीज ब्लैक फॉरेस्ट एंड राइनलैंड, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली सिस्टम. In general, large scale of block mountains and rift valleys is due to the tension after the compression. इसके बाद आगे आ जाओ, फॉल्ट. फोल्ड हुए, फोल्ड होने के बाद जो क्रैक बना उसको हम कहते हैं फॉल्ट. फॉल्ट इज अ बाउंड्री बिटवीन टू बॉडीज ऑफ रॉक along with which there has been a relative motion. ठीक है, तो वो दोनों के दोनों आप में अलग हो गए और अलग होने के बाद जो नई चीज हमारे पास बन के आई उसको हम कहते हैं फॉल्ट. तो हमारे पास दो चीजें आ गई, पहली फोल्ड, फोल्ड के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो हमारे पास बन जाएगा फॉल्ट. ठीक है, इट इज अ प्लेन along with the rock blocks are displaced due to टेंसेशनल या फिर कंप्रेशनल फोर्स. तो टेंसेशनल एंड कंप्रेशनल फोर्स हमने शुरू में देखा था कौन सी होती है. फॉल्ट डिप इज एन एंगल बिटवीन फॉल्ट प्लेन, ये तो हम आगे जाके देखेंगे. इसमें ये चीज याद रखिएगा कि यहां पर हमारे पास एक चीज आ गई, एस्कार्पमेंट्स. एस्कार्पमेंट्स क्या होते हैं? ये वाली जो पार्ट आपको दिख रहा है जो मैंने अभी यहाँ पे कलर कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज एस्कार्पमेंट्स. अ वेरी स्टीप पीस ऑफ ग्राउंड दैट सेपरेट्स एन एरिया ऑफ हाई ग्राउंड फ्रॉम एरिया ऑफ अ लो ग्राउंड. ठीक है, तो ये एस्कार्पमेंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट सी एक फीड चीज रहती है हमारे पास. विंध्यन एस्कार्पमेंट्स हम इंडिया में देखेंगे जाके जब हम मैप वर्क करेंगे, तो वो विंध्यन एस्कार्पमेंट्स वगैरह चीजें यहाँ से निकल के आएंगी. अप थ्रोन साइड्स, डाउन थ्रोन साइड्स. Up thrown sides, the uppermost block of a fault. Down thrown side is the lowermost block of a fault. Hanging wall, it's the upper wall of the fault. Foot wall represents the lower wall of the fault. And fault scrap is a steep wall-like slope caused by the faulting. अब यहाँ पे अगर हम देखें मेजर टाइप ऑफ फॉल्ट कौन से होते हैं, इनको याद रखिएगा आप. ये क्यों इंपॉर्टेंट रहते हैं? क्योंकि अभी टर्की में भी कई बार बहुत ज्यादा वो आते हैं अर्थक्वेक्स. तो वहां पे भी ऐसा है कि दो फोल्ड दो 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 प्लेट्स हैं जो आपस में टकरा रही है और वो स्लिप फॉल्ट बनता है आपका. तो हमारे पास क्या हो रहा है, इधर इट कुड बी ए नॉर्मल फॉल्ट, यानी एक इस तरफ चलेगी एक इस तरफ चलेगी तो ये फॉल्ट बन गया बीच में. ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ जोर से टकराई और ये जो है ये नीचे है ये ऊपर है, इसकी वजह से फॉल्ट बन गया यहाँ पर. या फिर स्ट्राइक स्लिप फ्लॉप फॉल्ट, यानी एक इस तरफ चला गया और एक इस तरफ चला गया जिसकी वजह से यहाँ पर भी आपका ऐसा हो जाता है. तो हमारे पास ये तीन टाइप के फॉल्ट्स मेजर हैं. कौन से? नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट एंड स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट. ये तीन टाइप के फॉल्ट्स को हमेशा याद रखिएगा, इससे ज्यादा हमें इसमें नहीं पढ़ना. एक और चीज हमारे पास और आती है कि जब कभी भी हमारे पास फॉल्ट्स बनते हैं तो इधर कई बार ऐसा होता है कि जमीन नीचे की तरफ चली जाती है और कुछ पार्ट है जो ऊपर की तरफ उठ जाता है. जो ये जमीन नीचे की तरफ चलेगी वी कॉल इट एज ए ग्रेबेन. ठीक है, उसको हम कहते हैं एज ए ग्रेबेन. और ये जो पार्ट ऊपर की तरफ उठ गया इसको हम कहते हैं एज अ हॉर्स्ट. तो हमारे पास ऊपर उठा हुआ पार्ट हॉर्स है और जो नीचे बैठा हुआ पार्ट है इसको हम कहते हैं एज अ ग्रेबेन. इसी चीज को अगर हम देखें तो हमारे पास यहां पर एक चीज आ जाती है कि अगर ये जो पार्ट है ये नीचे की तरफ बैठेगा, कोई भी पार्ट सेंटर का पार्ट जैसे ही नीचे की तरफ बैठेगा वी विल बी कॉलिंग इट एज अ रिफ्ट वैली. तो उसको हम क्या कहेंगे? एज अ रिफ्ट वैली. और अगर दोनों पहाड़ ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, ठीक है, इसमें तो बीच वाला नीचे बैठ रहा है, यहां से पहाड़ ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, देन वी विल बी कॉलिंग इट एज अ रैंप वैली. तो हमारे पास दो चीजें आ गई, क्या? रिफ्ट वैली या रैंप वैली. दूसरी साइड से अगर हम देखें तो हमारे पास आता है ब्लॉक माउंटेन या हॉर्स्ट. ब्लॉक माउंटेन्स में साइड साइड के जो पहाड़ हैं वो नीचे बैठ जाएंगे यहां पर. ठीक है, तो वो साइड साइड के पहाड़ जो नीचे बैठ गए उसको हम कहते हैं एज अ ब्लॉक माउंटेन. और हॉर्स्ट में सेंट्रल पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाए. सिर्फ इसके
थोड़ा-सा सिर्फ फ़र्क इनमें पहाड़ बनने के बीच में है कि पहाड़ कैसे बन रहे हैं। तो वी हैव हॉर्स्ट ग्रैबन या रिफ्ट वैली, रैम्प वैली, उसको एक बार याद रखिएगा। ठीक है? अब ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं, इनके पीछे हमारे पास अलग-अलग चीज़ें चलती हैं। जैसे इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा कि ईदर इट कुड बी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द अर्थ या फिर इट कुड बी ड्यू टू द ह्यूमन इंड्यूस्ड। यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है, ठीक है? इसके बाद हमारे पास जो अगले 2 टॉपिक आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को कहते हैं वोल्केनोज़ एंड अर्थक्वेक्स।